नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जब भगवान राम के प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मामला था, तब बहिष्कार किया गया। महाकुंभ का भी एक तरीके से तो बहिष्कार ही किया गया है। बहुत भद्दी भद्दी बातें कही हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं, समय हैं जब इसी तरह की हैकड़ी दिखाई गई, धमकियां देने की कोशिशें की गई, राजनीति चमकाने की कोशिश हुई और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया गया। इतना ही नहीं, देश में एक दहशत का वातावरण, तनाव का वातावरण पैदा करने का भी प्रयास किया गया। याद करिए, जब फैसला आया था राम मंदिर के पक्ष में, यानी राम जन्मभूमि के पक्ष में, तब कहा गया था कि देखते हैं कैसे राम मंदिर का निर्माण होता है। जब 370 हटाने की बात आई थी तो कहा गया था कि देश में खून की नदियां बह जाएंगी, कोई कंधे पर तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, और तमाम तरह की बातें। सीएए पर लगभग इसी तरह की धमकियां दी गई थी। एनआरसी हो, यूसीसी हो, तमाम जितने भी, और ये तो छोड़ दीजिए, तो बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं। जीएसटी, विमुद्रीकरण, उस समय भी अलग अलग वर्गों को भड़काने की चेष्टा की गई, उनको सड़कों पर उतारने की चेष्टा की गई। और राहुल गांधी ने तो विदेशों में जाकर के कह दिया था कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, बस माचिस की, दिया सलाई की एक तिल्ली दिखाने की जरूरत है। अभी जब वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन का प्रस्ताव सरकार ने लाया, और जब पहली बार 8 अगस्त 2024 को इसको पेश किया गया, तो आप में से बहुतों को याद होगा कि पूरे देश में प्रदर्शन किए गए थे और एक ऐसा माहौल बनाया गया था कि जैसे मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, उनकी इबादत गाह, उनके यतीम खाने, उनके मदरसे सब छीन लिए जाएंगे। उसकी तैयारी की जा रही है। उसके बाद जेपीसी को गया। जेपीसी ने एक बड़ी कवायद की है। उसमें करीब 14 संशोधन सुझाए हैं, जिनको मान भी लिया गया है। कैबिनेट की मोहर लगी है। उसके बाद पार्लियामेंट में, यानी लोकसभा में, उसको पेश किया गया 2 अप्रैल को, और 8 घंटे की उसमें बहस निर्धारित की गई, जो बढ़ा दी गई, 2 घंटे और बढ़ा दी गई। इससे पहले जो वातावरण बनाया गया था वो तो ऐसा था कि जैसे मुसलमानों के खिलाफ है ये, लेकिन जैसे ही संबंधित मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू खड़े हुए, उन्होंने करीब 59 मिनट का एक भाषण दिया। उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, और रही सही कसर गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी कर दी। अब जितने विपक्षी दलों के नेता इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा है उनके चेहरों से जैसे फ्यूज हुए बल्ब रखे हैं, जबरन बैठाए गए हैं। इनकी हवा निकाल दी है अमित शाह ने और किरण रिजिजू ने, और जो सत्ता पक्ष की तरफ से तथ्य रखे गए हैं उन्होंने भी। मैंने कल ही एक वीडियो में कहा था कि इनके सारे काले चिट्ठे खोलने जा रही है सरकार, इनको निवस्त्र करने जा रही है। और जो भू माफिया वक्फ बोर्ड की आड़ लेकर के पनपा है अलग अलग राज्यों में, उनको भी निवस्त्र करने जा रही है, और वही हुआ है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट, तो उनसे चर्चा करते हैं इस पूरे मुद्दे पर। वीरेंद्र जी, जी, बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, पहले जरा अमित शाह की एक छोटा सा अंश सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी, के बाद
वही एक्ट को 1954 में वक्फ के केंद्रीकरण के लिए बदला गया। 95 में वक्फ न्याय अधिकरण और वक्फ बोर्डों की स्थापना की। अब ध्यान से सुनिएगा मान्यवर, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है मान्यवर। ठीक इसी तरह का झूठ तो वीरेंद्र जी सीएए के समय भी फैलाने की कोशिश हुई थी, लोगों को भड़काने की कोशिश हुई थी कि मुसलमानों की नागरिकता छीनी जा रही है, छीनने की तैयारी कर रही है सरकार। ये झूठ क्यों बोला गया? आप एक झूठ बताना भूल गए। आजम खान ये कहा करते थे, जो आजकल जेल में आराम फरमा रहे हैं, कि यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो मुसलमानों को भी अपने मुर्दों को कब्रिस्तान में दफन करने के बजाय शमशान घाट में जलाना पड़ेगा। वो ये भी कहते थे कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो निकाह नहीं होगा, आपको पंडित को बुलवा करके हवन अग्नि के साथ फेरे लेने होंगे, और भी सारी बातें वो बोलते थे। आपका बुर्का खत्म हो जाएगा, हिजाब खत्म हो जाएगा, नकाब खत्म हो जाएगा, सब बारी बात बोलते थे। लेकिन मेरी समस्या ये है, जो संकट विपक्ष का है वही संकट मेरा है, कि उनके पास कोई आइडिया नया बचा नहीं है। और आप मुझसे रोज वही कहते हैं कि इनके बारे में बोलो। अब मैं इनके बारे में रोज क्या बोलूं? ये वही लोग हैं, सारी बातें आपने कह दी। जब भी कोई कानून आता है, जब सीए आया तो इन्होंने कहा कि मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी, और तुम्हारे घर जो है तो छिन जाएंगे, तुम्हारे खेत छिन जाएंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी छिन जाएगी, तुमको देश छोड़ना पड़ेगा, तुमको जो है डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। जब आर्टिकल 370-35A आया, तब धमकी दी गई कि साहब जो है श्रीनगर में, जम्मू में और पूरे कश्मीर में कोई जो है तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि कांग्रेस की सरकार में श्रीनगर के लाल चौक में 10 मीटर लंबा तिरंगा झंडा को सड़क पे बिछाकर 15 अगस्त के दिन उस पे गाय काटी जाती थी। ये बात जो है किसी को याद नहीं आई। जब कृषि कानून आया, तब कहा कि पूरा अडानी खरीद लेगा, अमेरिका खरीद लेगा, और किसानों की जमीनें चली जाएंगी, और उनकी खेती की सारी नष्ट हो जाएगी, और ये जो है पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। अडानी अंबानी के खिलाफ खूब जहर उगला गया, और सीधे सीधे चाइना अमेरिका की कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। उसके बाद जो है ये जो जब अयोध्या का फैसला आया राम मंदिर का, तब भी कहा गया खून की नदियां बह जाएंगी। तो और जबकि सारी की सारी बातें एकदम झूठ निकली। और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो भी धमकियां दी गई। और अभी एक और कंटेंशियस इशू बाकी है, वो है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो कि अभी वो कानून आना बाकी है। और जब वो कानून आएगा
तब जो है आधार कार्ड की जगह हर व्यक्ति का एक कार्ड बनेगा, राष्ट्रीय नागरिकता का रजिस्टर में नाम होगा, उसका एक कार्ड मिलेगा। तब भी इससे ज्यादा बवाल होगा, ये आप देख लीजिएगा। तो मोदी सरकार कर क्या रही है? मोदी सरकार किसी भी समाज के किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी के पर्सनल लॉ, उसके निजी अधिकार, कहीं पर कोई हमला नहीं हो रहा है। सरकार केवल जो नेहरू जी के संविधान में वो केवल जो है अनुसूचित जाति के लोगों को भरमाने के लिए कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1953 में या 52 में राज्यसभा में कहा था, यदि मेरा बस चलता तो मैं संविधान को जला देता, और जो मैं नहीं चाहता था वो सब मुझसे करवा लिया गया। ये सारे प्रमाण जो है नेट पे उपलब्ध हैं, कोई भी ढूंढेगा इसके मिल जाएंगे, और राज्यसभा की कार्रवाई में ये ब्यौरा दर्ज है, आराम से मिल जाएगा। तो जो नेहरू का संविधान है, जो पूर्णतः इस्लामी संविधान था, नरेंद्र मोदी सरकार धीमे धीमे कानूनों को अमेंड करके उसको वास्तविक जो संविधान का प्रियम्बल है, सेकुलरिज्म, वो संविधान को सेकुलर बना रही है। 1991 में कानून बना करके हिंदुओं से ये अधिकार छीन लिया गया कि जो तुर्कों ने और अरबों ने, ईरानियों ने, मुगलों ने जो आपके मंदिर तोड़े थे और उस पे तोड़ के मस्जिद बनाई थी, आप उस पे कानूनी दावा नहीं ठोक सकते। कांग्रेस के मुताबिक ये सेकुलर कानून है, जबकि ये पूर्णतः इस्लामी कानून है। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो गया, तो मुसलमानों को पटाने के लिए 1995 में वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया। वक्फ को अमेंड किया गया और वक्फ को सारे अधिकार को किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का अधिकार दे दिया गया। 2004 में कांग्रेस की सरकार फिर बन गई, और वास्तव में कहने को मनमोहन सिंह है, सरकार तो सोनिया गांधी की थी। 2004 में बनी, फिर 2009 में बनी, और 2013 में लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले फिर वक्फ एक्ट को अमेंड किया गया, और वक्फ को कानून को सारे कानूनों के ऊपर सुपरसीड करने की शक्ति दे दी गई, और वक्फ ट्रिब्यूनल को सुप्रीम बना दिया गया। वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को बोल दे ये हमारी प्रॉपर्टी है, और तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, और उसमें मौलवी ही बैठते थे। तो अब तो ये जो शरिया कंप्लायंट, ये शरिया के अनुपालन का जो कानून थे, उसको सरकार ने बदला है और सही मायने में सेकुलर बनाया है। और आर्टिकल और जो पुराने कानून का जो सेक्शन 40 था, जिसमें वक्फ बोर्ड को किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर दावा ठोकने का अधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया है। और अब कानून में ये आ गया है, कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी होगी, उसका आधार वक्फ डीड होगी, वक्फनामा होगा। जैसे निकाह होता है तो उसका आधार निकाहनामा होता है, उसी तरीके से वक्फनामा भी होता है। लेकिन योगी जी ने इसकी व्यवस्था पहले ही कर दी है कि और ये नियम यूपी में अब नियमावली बन गई है, लागू हो गई है नवंबर 2024 से, कि 1952 के कानून तक जिसके जो प्रॉपर्टी वक्फ में रजिस्टर के कानून के तहत जो प्रॉपर्टी वक्फ में रजिस्टर्ड है, वही वक्फ में गिनी जाएगी। इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये उसको रहा है उसको कि ये जरा वीरेन जी, इसको जरा सुन भी लेते हैं और दर्शकों को सुनवा भी देते हैं। किरण रिजिजू ने कहा क्या है। जी 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 सेक्शन 40 सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था, तो सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड, आप लोग बार बार कहते हैं ना ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग, कुछ लोग, चंद लोग अपने के लिए, अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी मैं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन सर ये प्रावधान को इतना मिसयूज हुआ, इसलिए तो इतना लाखों प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ गई। मैं कुछ प्रोपोगेंडा साथ में जुड़े हुए हैं। उससे पहले जो 2013 में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पास कैसे जबरदस्ती करवाया है।
2013 में वक्फ पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। तो इनके सारे कच्चे चिट्ठे खोल करके रख दिए हैं, जी और जी। जो एक शैतानी सेक्शन था वक्फ बोर्ड में, सेक्शन 40, उसको खत्म कर दिया गया है। जी। देखिए, वक्फ बिल के बारे में, वक्फ एक्ट के बारे में, उसके इतिहास के बारे में सारी बातें आ चुकी हैं। असली बात यह है कि भारत के कांग्रेस के राज में जितने भी कानून बने थे मुसलमानों के संबंध में, वो सारे के सारे शरीयत सम्मत थे, एज पर द शरीयत प्रोविजन लॉ थे। नरेंद्र मोदी सरकार उनको संविधान सम्मत बना रही है, बस इतना सा अंतर है, और कोई नई बात नहीं है। तो भारत तो और अब ये जो सेकुलर दल है, उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि भारत देश का राज्य का जो राजकाज है, वो शरीयत के अनुसार चलेगा या भारत के संविधान के अनुसार चलेगा। 1709 में औरंगजेब जैसे हत्यारे की एक नरभक्षक राजा की मौत हुई थी, लेकिन उसका फतवाए आलमगीरी भारत में आज भी पढ़ाया जाता है सारे मदरसों में। अ, फतवा आलमगीरी आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ का की बुनियाद है, वो आधार है। तो क्या अभी ये मुसलमानों को ये बताना चाहिए कि वो भारत के संविधान को मानते हैं या फतवा आलमगीरी को मानते हैं। और इस कानून से एक बात और भी हुई है, मैंने पहले भी कहा है, भारत में हर बात मुसलमानों के नाम पे जो की जाती है, वो वास्तव में मुसलमानों के साथ धोखा है। मुसलमानों के नाम पर जो मुट्ठी भर जो अशराफिया है, जो इनके सवर्ण हैं या जो अपर कास्ट हैं, शेख सैयद तुर्क पठान, वो चाहे सैयद सलार गाजी हो, वो जिसके नाम पे बहराइच की में उसकी दरगाह में होता है उर्स मेला। गाजी माने काफिरों का हत्यारा। भारत का हर मुगल बादशाह अपने नाम के आगे गाजी लगाता था। गाजी माने जो जो काफिरों की खोपड़ियों के पहाड़ लगाए, जो 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 काफिरों का नरसंहार करे, वो गाजी होता था। आज हमारे हमारे यूपी में एक जिला भी है गाजीपुर, और दिल्ली यूपी में बॉर्डर में भी एक टाउन है, गाजीपुर बॉर्डर कहा जाता है उसको। लोग गाजी का इतिहास नहीं जानते। तो ये जो यहाँ पे जो मुस्लिम अपर कास्ट का हर हर जगह कंट्रोल है, वो चाहे अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमात उलेमा हिंद हो, दारुल उलूम देवबंद हो, लखनऊ का नदवातुल उलेमा हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, और दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया हो। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो लोग मुसलमानों का वर्ग खड़ा हुआ है, उसमें एक भी सैयद नहीं है। सहारनपुर में बहुत बड़े पैमाने पर जो है सैयदों ने तमाम जमीन पे कब्जा कर रखा है, जो वास्तव में वक्फ की जमीन है, लेकिन वो उनकी निजी संपत्ति है, और उससे होने वाली आय उनकी जेब में जा रही है। तो केवल जो जो अशराफ वर्ग है, जो सैयद वर्ग है, वही इससे बहुत बौखलाया हुआ है। आप देख रहे होंगे सबसे बड़े बेनिफिशियरी इसके जो असदुद्दीन ओवैसी है, हैदराबाद का एमपी, ऑल इंडिया मजलिस मुत्तहिदा इस्लाम, AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसका नाम है। और पार्टी मुसलमीन है, लेकिन वो अपने को सेकुलर कहता है। तो उसको परेशानी हो रही है। और दूसरी परेशानी ये है कि सबसे बड़ा हिस्सा वक्फ प्रॉपर्टी का उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है,
हरियाणा में है, अब इसकी होगी पड़ताल। तो इसे तो और ये ओवैसी कह चुके हैं कि 1,25,000 वक्फ प्रॉपर्टी में 1,12,000 के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो प्रॉपर्टी जाएगी। दूसरी बात, जो जो वक्फ इन यूज है, आपके घर के बगल में, मस्जिद के बगल में अगर कोई आपका प्लॉट खाली पड़ा है और मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले वो लोग अगर उसमें अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी खड़ी करते हैं, तो वो आपका प्लॉट वक्फ इन यूज हो गया। तो वक्फ इन यूज का क्लॉज ही खत्म हो गया। और दूसरा जो सबसे खतरनाक प्रोविजन है वो है कि इसका ऑडिट अब सीएजी करेगी। सीएजी बिल्कुल। केंद्र सरकार की संस्था है। ये मुझे अभी कानून में स्पष्ट नहीं है कि सीएजी की रिपोर्ट लोकसभा में टेबल होगी या स्टेट असेंबलीज में टेबल होगी। तो अब इसमें अकाउंटेबिलिटी आ रही है। और जब आप और दूसरी चुनौती इनके सामने है कि हर वक्त प्रॉपर्टी का डिजिटाइजेशन होगा, यानी उसको हर प्रॉपर्टी का अब कंप्यूटर में रिकॉर्ड होगा। तो वो लैंड कहाँ है, किसकी है, उसकी लोकेशन क्या है, या कोर्ट की भाषा में कहें उसकी चौहद्दी क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसका वक्फनामा कौन है, उसका कहाँ है, उसकी कॉपी होगी। और उसका मुतवल्ली कौन है, उसका वेतन क्या है, उसका काम क्या है, उसके आय के स्रोत क्या है, और वक्फनामा कहाँ है, किसके ये प्रॉपर्टी वक्फ बनी कैसे। तो अब इसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आ रही है। ये एक एक जवाबदेही होगी और एक पारदर्शिता होगी। केवल ये समस्या है, कहीं कोई प्रॉपर्टी इनकी नहीं छिन रही है। और ये केवल ये जो शोर मचाया जा रहा है, ये शोर ऐसा, ये इनका विक्टिम कार्ड जो है आपके मुस्लिम एलीट का बहुत पुराना है। 1947 में लखनऊ के शिया मुसलमानों ने डंके की चोट पे पाकिस्तान बनवाया, राजा महमूद राजा महमूदाबाद ने, और वो पाकिस्तान चले गए। और 85 में उनका बेटा लखनऊ वापस आया और सीतापुर जिले के महमूदाबाद से विधायक हो गया। अभी उनका हाल में देहांत हो गया। और उसके बाद उन्होंने जो है, और उसके बाद कांग्रेस ने ये सारे पाकिस्तानी मुसलमानों का भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में उनका रिहेबिलिटेशन कर दिया, उनका उनको सबको बसा दिया। और एक नए पाखंड का जन्म हुआ, मिली-जुली संस्कृति, गंगो-जमन तहजीब। तो ये जो पाखंड है बना है पिछले 80 सालों में आजादी के बाद, उस पाखंड के जरिए जो मुस्लिम एलीट को हर मामले में वीटो पावर मिली हुई थी कि यदि हम नहीं चाहेंगे तो साहब जो है ये बिल पास नहीं हो सकता। इन्होंने इसी वीटो पावर के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के मुख्यमंत्री को धमकाने का प्रयास किया। इन्होंने इसी वीटो पावर के जरिए तेलुगु देशम पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को धमकाने का प्रयास किया कि देखो, और ये लगातार इन्होंने पटना में, हैदराबाद में रैलियां की और लगातार इन्होंने धमकाया। वीरेन जी, और नहीं, कल भी और आज ये सुबह इनके भी, पास नहीं आया जी। आज सुबह भी और कल भी वक्फ बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा कुछ भी करो, कुछ भी हाँ, करो, इस हाँ, कानून को रोको। ये हाँ, लोग मतलब कुछ भी करो, देश को आग लगा दो, हाँ, जगह हाँ, जगह शाहीन बाग बना दो, जो चाहे हाँ, वो करना पड़े, लेकिन कानून को रोको। और देखिए, संसद के भीतर भी एक सदस्य ने कहा कि अल्प इस देश के माइनॉरिटी जो है इसको नहीं मानेंगे। तो अमित शाह के तेवर देखिए जरा। अदालतें बनी हैं और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे चल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। यानी यही तो सरकार है। का रुख बेहद सख्त है। आप अगर सामंतवादी, और ये हमारा एंटाइटलमेंट है, भारत में जो कानून हम चाहेंगे वो बनेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1985 में जब शाह बानो का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो नाम की मुस्लिम महिला जो इंदौर की थी, उसको 250 रुपए का गुजारा भत्ते का आदेश दिया था। तब लखनऊ में बड़ी भारी मीटिंग हुई मौलानाओं की, और एक मौलाना बोला, ये तेली तमोली जज हमारे शरीयत के बारे में फैसला करेंगे। उस समय भी इनका जो जो एंटाइटलमेंट का, जो इनके वीटो पावर का जो अहंकार था, उसको चोट लगी थी। लेकिन राजीव गांधी झुक गए थे
और उस फैसले को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुस्लिम महिला कानून आ गया था और वो मामला लेकिन गुजारे भत्ते के प्रोविजन को वो समाप्त नहीं कर पाया। आज फिर वही चोट लग रही है और मैं फिर कह रहा हूं, आरिफ मोहम्मद खान ने भी हाल में बयान दिया है, जो 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 गवर्नर हैं बिहार के, कि 90% कमी आई है भारत में तलाक की संख्या में, मुस्लिम महिलाओं में, ये तलाक कानून बनने के बाद। और ये केवल जो एलीट क्लास था, जो अशराफिया क्लास था, शेख और सैयद, ये गरीब मुसलमानों को मजहब के नाम पे डरा के रखता है और अपनी सत्ता कायम रखता है। इसकी सत्ता की जो वाइस लाइक ग्रिप है, इसकी जो जकड़ है, वो टूटी है सीए कानून से, वो टूटी है आर्टिकल 370 और 35A से, वो टूटी है इस कानून से, वक्फ कानून से। और अरबों रुपए की कमाई जो हो रही थी, अकेले दिल्ली में जो आपका आम आदमी पार्टी का जो एमएलए है अमानुल्लाह खान, जो कई बार जेल भी जा चुका है, वो सबसे बड़ा घोटालेबाज है वक्फ प्रॉपर्टी का। अब इन लोगों की सत्ता पे चुनौती आई है, इनको समस्या ये है। एक आंकड़ा मैं बता दूं जो पेश हुआ है आज, भारत में पूरे देश में 8.72 8,72,000 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। उसमें 52% प्रॉपर्टी ऐसी है जिनका मजहबी कैरेक्टर नहीं है, जिनका मजहबी कार्यों में इस्तेमाल नहीं होता है, और वो प्रॉपर्टी खेत है, मकान है, दुकान है या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। और जो 52% की तो ये हो गई, और बाकी 48% प्रॉपर्टी जो बची, उसमें 40% कब्रिस्तान है। यानी केवल वास्तव में जो 30%, जो 8,72,000 में केवल जो 30% संपत्तियां हैं, उनका ही इस्तेमाल मजहबी कार्यों में होता है, जैसे मस्जिद है या दरगाह है या मजार है। इस पे कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है। किसी मस्जिद को, किसी दरगाह को, किसी मजार को छुआ नहीं जाएगा। लेकिन जो इन्होंने धमकी दे करके कि बस ये वक्त प्रॉपर्टी है, इस पे हम कब्जा करेंगे और तुम बताओ कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी कैसे, जैसे छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में तमाम जो है ट्राइबल एरिया में वक्फ बोर्ड ने धमकी दी कि ये जमीन हमारी है। अब जो आदमी छत्तीसगढ़ में रहता है, गांव में रहता है, वो ट्रिब्यूनल में 500-700 किलोमीटर चल के भोपाल आएगा मुकदमा लड़ने। उनको ऑप्शन दिया गया कि ठीक है, तुम मुसलमान बन जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारी प्रॉपर्टी हम छोड़ देंगे। उन्होंने प्रॉपर्टी छोड़ी, ऐसे भी मामले आए हैं। तमिलनाडु का मामला एक बड़ा दिलचस्प और चौंकाने वाला आंकड़ा गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिया है। हाँ। मान्यवर 2013 में बैठ जाओ। मान्यवर 1913 से लेकर 2013 तक 1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड का कुल एकड़ में भूमि, सब वक्फ का मिलाकर 18 लाख एकड़ था। मेरी विनंती है सभी सदस्य इसको ध्यान से सुनिए। 1913 से 2013 तक 18 लाख एकड़, और 13 से 25 तक एक कानून बनने का परिणाम क्या आया, और नई 21 लाख एकड़ भूमि बढ़ गई। अब मान्यवर 39 लाख एकड़ जो भूमि है, उसमें 21 लाख एकड़ 13 के बाद है। अब ये कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है मान्यवर। और लीज पर दी गई संपत्तियां 20,000 थी और 25 में रिकॉर्ड के हिसाब से, हो सकता है गलत भी हो सकता है, रिकॉर्ड्स के हिसाब से शून्य हो गई। तो मान्यवर संपत्तियां कहां गई? मान्यवर बेच दी गई। किसकी संपत्ति से, किसकी परमिशन से बेचा? मान्यवर मैंने पहले ही कह दिया कि केरल और देश भर के कैथोलिक बिशप काउंसिल, कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, कैथोलिक कांग्रेस केरला, भारतीय कैथोलिक धर्मगुरुओं की महासभा, केरल चर्चों की संयुक्त परिषद, कैथोलिक कांग्रेस केरला, ये सब ने इस बिल का समर्थन करा है और कहा है अन्यायी। 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने कितना असंवैधानिक कानूनी संशोधन किया
और 123 संपत्तियां तो दिल्ली की ही वक्फ बोर्ड को दे दी थी इन्होंने। सर 123 संपत्ति दिल्ली का मतलब आधी आधी नई दिल्ली, जो हम जिसको लुटियन दिल्ली कहते हैं। और अगर कांग्रेस सरकार आ गई होती 14 में, तो आज जो संसद भवन है वो 100 करोड़ रुपए साल में किराया पे कर रही होती वक्फ बोर्ड को। आप ये सोचिए। तो कांग्रेस ने जिस तरीके से धीमे धीमे भारत के संविधान का, भारत की राजनीति का, भारत की पॉलिटी का, लीगल सिस्टम का जो इस्लामीकरण हुआ है, उसको नरेंद्र मोदी इस गंदगी को साफ कर रही है। ये केवल समस्या है, बस और कुछ नहीं है। इनको केवल मुस्लिम वोट चाहिए, ये कुछ भी कर सकते हैं। और आज एक बात और साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में जो पार्टियां शामिल हैं, उनके अलावा सारे दल केवल और केवल मुसलमानों के लिए हैं। इनको कुंभ मेले से तकलीफ है। ये अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे, लेकिन इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे, वक्फ बिल के विरोध में खड़े होंगे। लेकिन कुंभ मेले में जाने में और प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या में जाने में उनके सेकुलर संस्कार जो है खंडित होते हैं। तो आज ये बहुत अच्छी बात हो गई कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया, लोगों के समझ में आ गया। और एक बार फिर दुनिया ने देख लिया कि भारत में सेकुलरिज्म के नाम पर कैसे इस देश को इस्लामी मुल्क बनाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। और ये जो सेकुलरिज्म है, ये वास्तव में आज भी औरंगजेब द्वारा थोपा गया जो एक जजिया कर था, वो इस देश में आज भी जारी है। सरकार सरकार जो है दक्षिण भारत में समस्त हिंदुओं के मंदिरों से साल में हजारों करोड़ रुपए अपने रेवेन्यू के रूप में वसूलती है। लेकिन ये जो दरगाहें मजारे, जो जो तमाम फर्जी किस्म के जो है जो कब्रें हैं, जहां जाने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, निजामुद्दीन और अजमेर कहाँ कहाँ, इनके पास अरबों रुपए आता है, सरकार इनको नहीं छू सकती। ये है तो ये आज भी जजिया हमारे ऊपर लागू है। 1981 में यूपी गवर्नमेंट ने कानून बना करके काशी विश्वनाथ मंदिर का अधिग्रहण कर लिया था 1981 में। और 1981 के बाद 40 साल तक उसमें जितना चढ़ावा आता था वो राज्य सरकार के खाते में जाता था। और जब जब 2019 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण शुरू हुआ, तो 500-600 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुआ और तब बड़ा शोर मचाया गया कि साहब जो है ये सरकारी पैसे से कैसे बन रहा है काशी विश्वनाथ का मंदिर। और ये लोग भूल जाते हैं काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के निर्माण में जितना पैसा खर्च हुआ, उसका हजारों गुना पैसा वापस आ गया। एक साल में 12 करोड़ तीर्थयात्री आए थे। अकेले बिल्कुल। जीएसटी से जो है महीने का कलेक्शन 1,500 करोड़ रुपए पहुंच गया है काशी में। और वहां की इकोनॉमी जो है कई गुना बढ़ गई है केवल केवल 3 सालों में। जो लोग बताते हैं कि साहब जो है महाकुंभ में कैसे पैसा सरकार का खर्च हो रहा है, 60,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए थे। और टोटल जो इकोनॉमी और बिजनेस में जो वेल्थ का जनरेशन हुआ है वो 4 लाख करोड़ रुपया है। तो उसका दुगना सरकार के खाते में वापस आ गया। तो ये बिल जो है आज तो पास हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस बिल के पेश होने के पहले ये माहौल बनाया गया कि भारत सरकार डर गई है, तमिलनाडु में चुनाव है और डिलिमिटेशन का मुद्दा चल रहा है और हिंदी भाषा के थोपड़े का विवाद चल रहा है। इस साल सितंबर में बिहार में चुनाव है। तो मोदी सरकार जो है कई मोर्चों पे एक साथ नहीं लड़ना चाहेगी, शायद बिल टाल दे बिहार के चुनाव। फिर ये कहा गया कि खाली लोकसभा में पास करा लेंगे, राज्यसभा में नहीं कराएंगे। तो ये सारे भ्रम दूर हो गए। और जब कल रात को जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई संसद की, लोकसभा की, उसमें इन्होंने 12 घंटे की डिबेट मांगी थी, सरकार ने 8 घंटे मान लिए थे, 2 घंटे आज और बढ़ गए। और एक बात बहुत साफ बता दूं मैं आपसे, चाइना का एक बहुत बड़ा वॉर स्ट्रेटेजिस्ट है, जैसे भारत में चाणक्य है, जुन जू, TSUNZU, उसका ये कहना है कि लड़ाई वही लड़नी चाहिए जो जीती जा सके। जिन लोगों को लगता है कि साहब जो है सरकार को, जो लोग अति उत्साही हैं, एक होते हैं लेफ्ट विंग, एक होते हैं राइट विंग, और जो अति उत्साही राष्ट्रवादी होते हैं मैं उनको बोलता हूँ रायता विंग। तो रायता विंग वाले कहते हैं साहब इसको खत्म कर दो। अरे खत्म करने का ऑप्शन नहीं है। अगर खत्म आप कर देंगे तो उनकी मनमानी हो जाएगी।
आपको उसको रेगुलेट करना है, आपको उसको आपको कानून के दायरे में लाना है। तो सरकार का रिस्पॉन्स जो है एक बहुत ही जटिल जो इतिहास की विरासत है, उसके प्रति गवर्नमेंट का बहुत ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स है। सरकार कोई जो है ऐसे सीधे आपको नहीं लगता कि करना अमित चाहती। आपको नहीं लगता कि अमित शाह ने आज राहुल गांधी को भी धोया है और अखिलेश यादव को भी धोया है? ये जो राहुल गांधी संविधान लेकर के जगह जगह घूमते रहते घूमते हैं, हैं। दिखाते रहते हैं, उस पर तो आज बहुत कड़ा प्रहार किया है अमित शाह ने। कि अभी अभी फैशन है संविधान राहुल गांधी लहराने बोले की। हैं आज। ये संविधान के हिसाब हाँ। से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला खास तौर से आज अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया है कि एक फैशन है संविधान की पुस्तक हाँ, लहराने का। सुनिए जरा क्या हाँ, कह रहे हाँ, हैं। मान्यवर मुझे ये बताओ कि अभी अभी फैशन है संविधान लहराने की। ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है आइदर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। यानी ये जो एक संविधान से, कोर्ट से ऊपर रख दिया गया था, उसको भी उन्होंने आज बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वैसे तो आप संविधान लिए घूमते हैं, दिखाते हैं, लेकिन आपने तो संविधान को भी धता बता दिया था यह कानून नहीं, बनाते हुए। खाली इतना ही नहीं किया गया है। जून 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो एक पाखंड खड़ा किया जा रहा था, एक फेक नैरेटिव चलाया जा रहा था कि बीजेपी सरकार कमजोर हो गई है, नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए हैं, इनको बहुमत नहीं मिला है और ये जेडीयू और टीडीपी की बैसाखी पे सरकार टिकी हुई है। सरकार ने इस पाखंड को, नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पाखंड को लगातार चोट पहुंचाई है, लगातार ध्वस्त किया है। और ये सारा छोटा सा इतिहास दोहराना जरूरी है कि अक्टूबर 24 में हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी की सरकार बनी। नवंबर 24 में महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, असेंबली का चुनाव हुआ, बीजेपी की सरकार बनी। नवंबर में ही यूपी में 9 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हुआ, बीजेपी ने 7 सीटें जीती। फिर फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी ने जीता। यूपी में विधानसभा एक सीट पे चुनाव हुआ, बीजेपी ने जीता, यानी 10 में 8 सीटें जीत ली। तो लगातार जो बीजेपी ने अपनी ये दिखाया है कि वो जो आपने फर्जी जो पाखंड का नैरेटिव चलाया था कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और आप जो कुछ सीटें आपने बढ़ा ली, बीजेपी की सीटें घट गई, तो उस पाखंड को आज अमित शाह ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है कि संसद सुप्रीम है और सरकार अपने मैंडेट के अनुसार काम करेगी, और जो भी काम करेगी वो संविधान की मर्यादा के अधीन ही करेगी। इसी बात को आज अमित शाह ने दोहराया है। और जिस तरीके से उन्होंने अपोजिशन को ही ये आईना दिखाया है कि आप केवल संविधान लहरा सकते हैं, लेकिन संविधान के मान्यताओं के अनुरूप आप संसदीय आचरण आप नहीं कर सकते, और ना ही कुछ बोल सकते हैं, ना ही कोई तर्क है आपके पास। अब आप बताइए, कितने आश्चर्य की बात है, संसद को 10 साल के बाद लीडर अपोजिशन मिला और इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा में हमारे लीडर अपोजिशन का भाषण ही नहीं हुआ। और जबकि इस देश पूरा उम्मीद कर रहा था कि इस पूरी चर्चा को लीड करेंगे राहुल गांधी, और वो चर्चा से गायब रहे। ये बड़े आश्चर्य की बात है अपने आप में। और यूपी के दूसरे लड़के के भाषण के बारे में क्या कहना है आपका, जिनको आज वो अमित तो शाह ने जिन्होंने आज अमित शाह ने हंसते हंसते हुए बड़ा जोरदार जवाब दिया है?
वो अभी अध्यक्ष भी महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है, आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। केवल 3 सेंटेंस में अमित शाह ने अखिलेश यादव को धो दिया। वैसे अरे सर, अखिलेश यादव ने भाषण भी दिया है। आप इम्प्रेस हुए क्या उसके भाषण से? मैं उसी पे आ रहा हूँ। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद से हटे 8 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी भी उनका यूपी का जो नॉस्टैल्जिया अभी गया नहीं है। और अपने भाषण में वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि वो कुंभ मेले के बारे में बोले या योगी आदित्यनाथ पे हमलावर हो। लोकसभा अध्यक्ष को उनको ये याद दिलाना पड़ा कि भाई अखिलेश जी वक्फ बिल पे बोलिए, तो बोले हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो वो बार बार कुंभ मेले में पहुंच जाते थे। कभी बस उन्होंने खाली ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में इतना विकास हुआ था और बीजेपी ने उस सबको बर्बाद कर दिया। तो वो तो मुद्दे से ही बार बार भटक रहे थे। उनको मुद्दे पे लाने के लिए जो है अमित शाह ने भी प्रयास किया और लोकसभा अध्यक्ष ने भी प्रयास किया कि मतलब अब बताइए, ये बिल पे चर्चा हो रही है, अब बीजेपी का अध्यक्ष कब होगा, कहाँ होगा, उसको इस मुद्दे इस पे उसके ऊपर टिप्पणी करने का कहीं कोई औचित्य दिखता है आपको? हाँ, या तो तुम्हारा अगर क्या अमित मतलब शाह, है भाई? या तो बीजेपी ने किसी पार्टी के अंदरूनी संगठन के बारे में कोई टिप्पणी की होती कि आपके यहाँ चुनाव नहीं होता, कहीं किसी ने बीजेपी की ओर से किसी अन्य दल के, विपक्षी दल के संगठन के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की गई। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में विलंब हो रहा है, उस जो उनकी चिंता है, ये बड़ा अचंभा, मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि वो विषय के ऊपर टिक नहीं पा रहे थे। वैसे चलते चलते क्यों ना दर्शकों को 7 मई 2010 का लालू यादव का जी, ये बहुत जरूरी है। एक भाषण का अंश सुनवा दिया जाए। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। आगे से खैर अब तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं, यानी लालू की इन्होंने तो नहीं सुनी, मोदी जी ने सुन ली। मोदी भी सुन ली। अरे सर, आप देखिएगा आने वाले 6 महीने में जो सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ था यूपी में, जो मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए थे पाकिस्तान, उसको कहा गया ये जो आदमी यहाँ से इवैक्यूएट कर गया, जो चला गया छोड़ करके, वो इवैक्वी प्रॉपर्टी थी। उस इवैक्वी प्रॉपर्टी को भी यूपी में फ्रॉड करके वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में दर्ज कर दिया गया है। ये सारे घोटाले अब सामने आएंगे। और यूपी के बारे में एक बात और बता दूं, यूपी में इस तरह की तमाम प्रॉपर्टी को जो है नजूल की प्रॉपर्टी भी के रूप में भी दर्ज कर दिया गया है, ताकि ये प्रॉपर्टी बची रहे और उसके बाद पैसे दे करके इसको फ्री होल्ड करा लो और बेच लो और इससे मोटा पैसा कमाओ। और यूपी विधानसभा में नजूल अमेंडमेंट बिल पिछले वर्ष अगस्त में आया था, लेकिन उसको फिर जो है वो गया था विधान परिषद में, फिर उसको जो है ये विधान सभा की समिति को रेफर कर दिया गया। अब ये बिल भी आएगा अब और आने वाले 4 महीनों में जब मानसून सत्र होगा, तो यूपी में असली जो है घोटाला तो असली यूपी में है। वक्फ प्रॉपर्टी है, एनिमी प्रॉपर्टी है, इवैक्वी प्रॉपर्टी है,
और नजूल प्रॉपर्टी है, चारों में ऐसा घालमेल है, वो सब सामने आएगा। अब एक एक प्रॉपर्टी की पड़ताल होगी। और जब आप ये सारी प्रॉपर्टीज जब डिजिटल पोर्टल पे जब ये दर्ज की जाएंगी, तो जाहिर है एक एक डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, एक एक रिकॉर्ड मांगा जाएगा। और ये भी और जो प्रॉपर्टीज लिटिगेशन में है, मुकदमे में है, उनके भी रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। तो ये सब जो और यूपी तो तालुकेदारों, नवाबों, बादशाहों की और मुगल सूबेदारों की भूमि रही है। तो देखिए अभी तो अब तो यहाँ तो असली खेल तो यूपी में अब शुरू होगा इस कानून के बनने के बाद। बहुत लोग कह रहे थे कि हंगामा करेंगे, तमाशा करेंगे, पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, रखने नहीं देंगे बिल को, उसको पास नहीं होने देंगे। मुझे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही है। लोकसभा में जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा अपने अंतिम चरण में है, किसी भी समय वोटिंग शुरू हो सकती है। लोकसभा इसको पारित कर देगी और कल राज्यसभा में भी ये बिना किसी बाधा के पास हो जाएगा और कानून बन जाएगा। यानी मोदी सरकार एक और मील का पत्थर जो है वो रखने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने चर्चा की है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।